हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपकी इस नए चैनल पे। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और कल का वीडियो आपने देखा होगा और कुछ सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी में से आज एक नया टॉपिक निकल के आया है, उस पर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जानेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि कैसे चीज़ें करें। तो उसमें से जिस नए टॉपिक की हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता हो गया है कि लॉकडाउन 3 तीसरा पार्ट स्टार्ट हो गया, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको वादा करता हूँ कि जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तब तक मॉडर्न भारत की करीब करीब 20 वीडियो मैं डालूँगा, वो आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत, देखिए स्टार्टिंग इसकी कब से मानी जाती है। स्टार्टिंग तो आप कह सकते हैं कि 1600 से तो कंपनियां आना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बेसिकली इनका काम 1700 ईस्वी से माना जाता है। तो कैसे चीज़ें हुई वो हम जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, यूरोपियन कंट्री मतलब जो यूरोप महाद्वीप में रहने वाले जो देश हैं, बसने वाले जो देश, उन्हें यूरोपियन कंट्री कहते हैं। उस समय एक टाइम आया था तो जब पुनः जागरण, जिन्हें रिनीसा का समय कहते हैं, उस टाइम लोगों ने समझा कि हमें नए नए पेंटिंग बनानी चाहिए, नए नए साहित्य करना चाहिए, विकास करना चाहिए, जिसके वजह से यूरोप कंट्री में चीज़ें विकसित हुई और कई सारी साहित्य के साथ साथ बिजनेस के क्षेत्र में भी काम हुआ और बिजनेस सेटअप हो गए, फैक्ट्रियाँ सेटअप हो गई। लेकिन दिक्कत आ रही थी कि अब माल कहाँ से आए, कच्चा माल, रॉ स्टॉक कहाँ से आए, वो दिक्कत आई। इसके लिए वहाँ के स्पेस के लिए जो यूरोप से अब कई देशों में लोग जाने लगे मार्केट ढूंढने के लिए। तभी से एक कहानी स्टार्ट हुई और केवल इंडिया में ही नहीं, वो कई जगह गए थे अपनी मार्केटिंग को करने के लिए। ऐसे ही यूरोप से एक बंदा निकला जो पहुंच गया अमेरिका, और उसको लग रहा था कि जो भारत की खोज पर निकला था पहुंच गया अमेरिका। उसका नाम सब जानते हैं, कोलंबस जी नाम है। जब वहाँ पहुँचे तो उनको लगा भारत, इसी वजह से जो उत्तरी अमेरिका के जो तट पर जो क्षेत्र है उसको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे जो निवासी हैं उनको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। एक और आदमी निकला था इस यूरोप से, जिसका यूरोप से एक और आदमी निकला था। बीच में ये जो आप यहाँ पर देखिए, मैं एक बार और बता दूँ, सॉरी ये जो 7 आइसलैंड है आपके, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका नीचे है, ऊपर एशिया सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप से जितनी चीज़ें आपको गोल गोल दिखाई दे रही हैं, ये सब चीज़ें आपकी लैंड है। बाकी जो बीच वाला एरिया है ये सब आपका वाटर है। तो यहीं पे अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर का यह शेप है। यहीं पे आपको त्रिभुज, जिसे आप कहते हैं बरमूडा त्रिभुज है, जहाँ पर जिसके ऊपर से जो चीज़ें जाती हैं वो गायब हो जाती हैं, क्योंकि वो उसमें अट्रैक्शन होता है, वो चीज़ों को घेर लेता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका के कई सारे फाइटर प्लेन गायब हो गए थे। यहीं पर टाइटेनियस शिप डूब गई थी और इसे अंध महासागर भी कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ आगे कि कैसे चीज़ें हुई। तो इस यूरोप से साउथ अफ्रीका एक आदमी चला, वो पहला आदमी था जो यूरोप से दक्षिण अमेरिका पहुंचा था। उसका नाम था बार्डो लोमिडियास। क्या नाम था? बार्डो लोमिडियास। ये आया था, ये साउथ अफ्रीका के एकदम अंतिम तट तक गया था, जिसका नाम था आशा उत्तरी, जिसे आप केप ऑफ गॉड होप भी कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। वहाँ तक गया और
वहाँ तक गया और लेकिन उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ ऐसा कि उसे स्टॉक मिल सके या रॉ मटेरियल का मार्केट मिल रहा है, उसे प्राप्त नहीं हुआ और वापस चला गया। लेकिन फिर से कहते हैं ना, उम्मीद रहे और उल्लासा रहे और कुछ करने का जज्बा रहे तो कुछ भी किया जा सकता है। कुछ ऐसा किया वास्को डी गामा ने। यूरोप से बंदा निकला, साउथ अफ्रीका होते हुए इंडिया पहुंच गया। वास्को डी गामा, कई किताबों में लिखा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। देखिए भाषा गलत है, लैंग्वेज गलत है, क्योंकि हमारी सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता जब 2500 BC से 2350 BC से 1750 BC तक इतना हाई लेवल पे थी, बिफोर क्रिश्चियन जी के जन्म से पहले, तब से हमारा अस्तित्व था। वास्को डी गामा ने एक ऐसे रास्ते की खोज की थी, जिससे पहले वो कोई रास्ता जानता नहीं था। ये बात है, इसी वजह से कई लोग इसको कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अब देखिए मैं कैसे बताऊं कि कैसे नया रास्ता निकला। ये मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ। यूरोप से जो आप निकलते थे तो यहाँ भूमध्य सागर पड़ता था, अफ्रीका यूरोप के बीच में। तो भूमध्य सागर से होते हुए, रेड सागर से होते हुए लोग जब रेड सागर से होते हुए तब इंडिया पहुँचते थे। यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि भूमध्य सागर में जब आप यूरोप से निकले माल लेके तो भूमध्य सागर तक आए, उसके बीच में ये लैंड एरिया है। यहाँ पे आपको माल उतारना पड़ेगा, फिर से किसी चीज़ से ले जाएंगे, फिर से आपको नाव में, शिप में रखेंगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस लगता था, बहुत ही खर्चा टाइम लगता था। लेकिन क्या हुआ बाद में, वेनिस, यहाँ पर वेनिस पड़ता है जो इटली का एक शहर है, उसने कस्बा कर लिया, कब्जा कर लिया कि देखिए मेरा एरिया में आता है तो मेरा अधिकार है, इसलिए कोई इस रास्ते से बिना पूछे नहीं जाएगा। एक तो ये, इसके बाद जब यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो ये जो लैंड पड़ता है जिसे आप इंडिया की फारस की खाड़ी कहते हैं, यहाँ भी लोगों ने मना कर दिया। इसी की वजह से जब दोनों रास्ते बंद हो गए तब यूरोप के लोगों ने नया रास्ता ढूंढा था भारत आने के लिए। तब वो लोग सीधे, थोड़ा लंबा समय लगता था, अफ्रीका से भूमध्य सागर से होते हुए सीधे वो आ जाते थे यहाँ पे इंडिया में। तो ये थी कहानी, कैसे उन्होंने रास्ता खोजा था। कोलंबस 1492 में 1492 में खोजा था और 1498 में 6 साल बाद वास्को डी गामा भारत आया और उसके 5 साल बाद ही कंपनी लेके भारत आ गया। इन 5 सालों में 2 बार वो आए थे, एक बार और लोग आए थे देखने के लिए। ये 5वें साल जब आए 1503 ईस्वी में अपनी कंपनी बना ली थी। उस कंपनी का नाम था मुस्तादो द इंडिया। मैं बता दूं आपको, जब उसने पहली बार जब 1498 में जब उसने रास्ता खोजा था तो तब यहाँ से जब माल ले गया तो माल ले जाकर अपने देश में बेचा, तो उसे जानते कितना प्रॉफिट हुआ। उसे अपने किराए का, अपने खर्चे का 60% से गुना उसे प्रॉफिट मिला। अब समझिए कि एक बार जाने में 60%, मतलब अगर 1 रुपये का सामान उसने खर्चा किया होगा तो 60 रुपये उससे प्रॉफिट मिला था। यही रीज़न था कि कंपनियां आने लगी। 1503 में इन्होंने कंपनी स्थापित की, मुस्तादो द इंडिया। पुर्तगाल के थे, आप सब लोग जानते हैं। चीज़ें स्टार्ट हो गई, मसाले यहाँ से खरीद के लेके जाते और अपने यहाँ बेचते थे। और जब ये प्रश्न आता है कि वास्को डी गामा भारत में पहली बार 1498 में किस तट पे आया था और किस राज्य में, तो केरल राज्य में एक पड़ता है कालीकट तट पे ये आया था। कालीकट तट को जानते हैं आप, मसालों की नगरी कही जाती है, वहीं पे आए थे। पहले यूरोपियन थे जो भारत आए थे। और उसके बाद मुस्तादो द इंडिया
कंपनी इस्टेब्लिश हुई और 3 लोगों का नाम आता है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक का नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। इन्होंने भारत में ज़्यादा काम नहीं किया। इन्होंने हिंद महासागर में शांत जल की नीति, कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, इन्होंने अपनाया था। पुर्तगाली गवर्नर थे ये। और कि इसका मतलब ये इस ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी या अर्थात शांत जल की नीति अपनाने का मतलब कि इन्होंने हिंद महासागर पे एक टाइप से कब्जा कर लिया था कि इधर से कोई नहीं आएगा बिना इनके ऑर्डर के। उसके बाद दूसरा बंदा आया जिसका नाम अल्बुकर्क, बहुत ही बड़ा नाम, और यही एक वास्तविक संस्थापक माना जाता है फ्रांसीसी कंपनी का, क्योंकि इसने गोवा को ले लिया था अपने में और अपने एरिया में सती प्रथा को बंद करा दिया। अब आप लोग को लग रहा हो कि सती प्रथा बंद करवाने का इंटेंशन इनका अब हम लोग के प्रति कुछ नहीं था। उन्होंने अपना प्रॉफिट लिया था कि जो सती प्रथा बंद हो जाएगी तो उस लेडी की शादी कोई इंडियन नहीं करेंगे तो फ्रांसीसीज कर लेंगे, उनसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अधिकार मांग सकेंगे। इन्होंने गोवा ले लिया था, एक आदर्शाई राजा से छीन लिया था। उसके बाद एक और नाम आता है, तो पहला आपने देखा फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने और अल्बुकर्क ने। उसके बाद एक और नाम आता है आपका, जो नाम है मैं बता दूं, वो नाम है नूना डी कुन्हा जी एक ऐसे आदमी थे जो 1529 में आए। 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बना ली। 1535 में द्वीप को ले लिया और 1559 में 1559 में दमन को ले लिया। दमन का किला एक ऐसा किला है, समुद्र से एकदम पास में ही है, मेरा जाना हुआ है 2019 में ही। इतनी मोटी दीवारें हैं कि पता नहीं 500 सालों से हवाएं पानी उस पर लग रहा है, लेकिन कुछ भी सेम टू सेम ऐसे है। उसके छत पे ऐसे ही मिसाइलें रखी गई हैं हमला करने के लिए कि कोई समुद्र के रास्ते से ना है। भले से वो आज मिसाइलें काम नहीं करती हैं, लेकिन चीज़ें रखी हुई हैं। ये 5 लोग आए थे इंडिया में, मैं आपको बता दूँ। इसका शॉर्ट फॉर्म है PDEDF। पी से पुर्तगाल, डी से डच जो नीदरलैंड के हैं, जिन्हें पहले हम हॉलैंड कहते थे, तो डच के वहाँ के निवासियों को डच कहते हैं, जैसे अपने यहाँ के निवासियों को इंडियन, वैसे वहाँ के उनको डच कहते थे। ई से इंग्लैंड, डी से डेनमार्क आया, जिसे आप डेनिस जानते हैं, एफ से फ्रांसिस। इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल पुर्तगाल था, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड था, तीसरे नंबर पर आपका फ्रांसिस था। अब चीज़ें होने लगी, जब इनको देखा, जब मार्केट करते तब 10 वाले ने भी भारत में आया और मलाबार पर डच ने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अब सत्ता इनके हाथ से जाने लगी, डच के हाथों से, पुर्तगाल के हाथों से। जब पुर्तगाल ने देखा कि डच ना केवल इंडिया को बल्कि श्रीलंका पर भी अधिकार जमा लिया, तो उन्होंने एक माइन लगाया। उन्होंने इंग्लैंड को मुंबई अपनी राजकुमारी कैटरीन की शादी कर दी थी ब्रिटेन के राजकुमार से, और दहेज में कह दिया कि हम आपको मुंबई देते हैं। ऐसे मुंबई तो चला गया ब्रिटिश के पास। ये प्रश्न कई बहुत बार आता है कि फ्रांसीसियों की पुर्तगाल ने अंग्रेज़ों को मुंबई क्यों दिया, क्योंकि वो दहेज में दिए थे। क्योंकि यहाँ की जो राजकुमारी थी कैटरीना से याद कर लीजिए, कैटरीन, उनकी शादी राजकुमार में हुई थी, तो दहेज में तो भाई देना ही था। तो चीज़ें हुई, लेकिन डच भी ज़्यादा समय तक रुक नहीं पाया, क्योंकि पहला रीज़न ये था कि डच की कंपनी प्राइवेट गवर्नमेंट थी। अब चीज़ें गवर्नमेंट हैं तो प्राइवेट तो
ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जैसे था उसे चल रहा था। उनका जो माल का सिस्टम था वो इंडोनेशिया से मिलता जा रहा था मसाले का, तो कोई प्रॉब्लम था नहीं। उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था इंडोनेशिया में। भारत में उन्होंने सूती वस्त्र से व्यापार किया था। यही रीज़न था कि उनका पतन होने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी आने लगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट कौन सी थी, प्राइवेट थी, जिन्होंने अच्छा इस्टेब्लिश किया। तो यही दो चीज़ें थी। आज हमने दो चीज़ों के बारे में बात किया, पुर्तगाल और डच। कल हम बात करेंगे इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी के, और डेनमार्क की, और फ्रांसिस के। इन तीनों की बात करते हुए कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आशा है, उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छी लगी हुई होंगी। इसी उम्मीद से कि वीडियो सही अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्टे एट होम, घर पे रहिए, कोरोना वायरस से बचना है, कोरोना को भगाना है। इसी उम्मीद से आशा है कि आप सब लोग घर पे रहेंगे और कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए। नमस्कार।